हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम बिल्कुल न्यू वीडियो के साथ मिल रहे हैं। आज हम लोग क्लास 11th के जो इकोनॉमिक्स है बच्चों, उसकी जो हमारी सपोर्ट मटेरियल आई हुई है बिल्कुल नई, जिसे आप सहायक सामग्री भी कहते हो, उसका जो खंड ब है बच्चों, इकाई 4th हम पढ़ेंगे, जिसका हमारे बुक का नाम है बच्चों व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। चैप्टर का देखो, बुक का नाम तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है बच्चों, और चैप्टर का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो बच्चों, हमारा जो इकाई यूनिट नंबर 4th है, इसके अंदर हमें इंपॉर्टेंट क्या चीजें पढ़नी है, ये चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो है। देखिए बच्चों, पहले वीडियो को शुरू करने से पहले, क्योंकि हमारा ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट वीडियो, तो इसमें समझ लीजिए आप चीजों को। हम एक्सप्लेनेशन की, फुल एक्सप्लेनेशन की एक अलग आपकी प्लेलिस्ट बना देंगे बच्चों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। इस पर जाकर के आप वीडियो को पूरा अंत तक देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की आज से क्लासेस शुरू है। पहले तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन। पहले पढ़ेंगे हम अर्थशास्त्र क्या होता है, फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है बच्चों, जब हम ये अर्थशास्त्र देख लेंगे तो फिर हम आएंगे अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था पर क्या होती है और केंद्रीय समस्या क्या होती है। जैसे कि 3 तरह की समस्याएं पढ़ेंगे, क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, और उत्पादन किसके लिए किया जाए, केंद्रीय समस्या पढ़ेंगे बच्चों। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है उत्पादन संभावना सीमा, या जिसे हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये वाला। इसका अर्थ और आकार देखेंगे, इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, और खिसकाव के प्रकार और कारण भी देखेंगे। फिर बच्चों हम आएंगे अवसर लागत देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, अवसर लागत। ठीक है बच्चों, फिर हम MRT रूपांतरण की सीमांत दर, इनको भी पढ़ेंगे। तो बच्चों चले, वीडियो को देखने के लिए आप लोग तैयार हैं क्या, और हम एक्सप्लेनेशन की वीडियो को शुरू कर रहे हैं। बच्चों, वीडियो को शुरू करने से एक बात मैं बता दूं कि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है बच्चों, बहुत ही छोटा सा परिवार है हमारा एक यूट्यूब का। बिल्कुल हमने बहुत ही छोटी सी फैमिली शुरू करी है बच्चों। प्लीज आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, इसीलिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। फिर आप ही बताएं कि हमारी वीडियो अच्छी है कि नहीं है। वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी है, और कमेंट करके बताएं अगर हमें कुछ सुधार करना है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, हमारा पहला क्या है बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो क्या हमारा इंग्लिश में, बट हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है बच्चों, अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र वे अर्थशास्त्र होता है जिसमें हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन छोटे स्तर पे करते हैं। कैसी समस्याओं का अध्ययन बच्चों, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन छोटे स्तर, छोटी लिख दिया सॉरी छोटे स्तर पर करते हैं। ठीक है, छोटे स्तर पे जब हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखो, व्यष्टि का मतलब ही होता है छोटा, ठीक है, इंडिविजुअल, जब व्यक्तिगत स्तर पे। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं अब हम इसके डेफिनेशन में। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट, व्यक्तिगत मतलब होता है इंडिविजुअल, जैसे कि एक व्यक्ति की मांग, एक व्यक्ति की पूर्ति। ठीक है, तो इनमें ऐसे आर्थिक एजेंटों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ये व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कराता है। ठीक है बच्चों, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, जिसमें हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन छोटे स्तर पे करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पे करते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का, इसमें हम विभिन्न वस्तु और सेवाओं की कीमत का निर्धारण का पता लगाने की कोशिश करते हैं, कि बाजार में व्यक्तियों की बातचीत के माध्यम से वस्तु और सेवाओं की कीमतों और मात्रा कैसे निर्धारित की जाती है, ये देखते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का, इसमें हम उपभोक्ता का संतुलन पढ़ते हैं व्यष्टि में, उत्पादक के संतुलन, मूल्य सिद्धांत, उपयोगिता विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, फोर्थ पॉइंट है बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार होते हैं, जैसे कि बाजार में किस वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित की जाती है, उपभोक्ता संतुलन कैसे निर्धारित होता है, एक उत्पादक के उत्पादन का स्तर क्या होगा। ठीक है, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं बच्चों। पूर्ण प्रतिस्पर्धा, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बोलिए या पूर्ण प्रतियोगिता बोलिए, बात एक ही है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन किस प्रकार संतुलन में होगा, इन सब चीजों का, इन सब आर्थिक एजेंटों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों,
अब चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अभी तक तो हमने बात कर ली व्यष्टि अर्थशास्त्र की। अब बच्चों हम बात करेंगे अपना क्या, समष्टि अर्थशास्त्र। क्या पढ़ने वाले बच्चों हम, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, पेपर में माइक्रो और मैक्रो के बीच में अंतर आता है, और एक बार अगर डिफरेंस आ गया और पेपर में यही क्वेश्चन दिख गया और आप पढ़ के गए, तो आप भी प्लीज कम, मैंने कहा ना, आप थैंक यू बोले बिना रहिएगा नहीं, समझो, चीजों को समझो। ठीक है, और जो चीजें समझ नहीं आती कमेंट करके जरूर आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन समग्र, समग्र का मतलब होता है बच्चों जोड़ या बड़े स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें हम ध्यान कुल उत्पादन, समग्र मांग, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी जैसे राष्ट्रीय स्तर के विषयों और उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि इन समग्र अवयवों की स्थिति क्या है और इनमें कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब पॉइंट नंबर थर्ड देखिए, समष्टि में हम यह जानने की रुचि रखते हैं कि इन समस्याओं के स्तर कैसे निर्धारित किए जाते हैं और समय के साथ साथ इन समग्रताओं के स्तर कैसे बदलते रहते हैं। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर फोर्थ देखते हैं हम समष्टि का। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार होते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन का स्तर क्या है, कुल उत्पादन कैसे निर्धारित किया जाता है, समय के साथ कुल उत्पादन कैसे बढ़ता है, क्या अर्थव्यवस्था में संसाधन पूरी तरह से नियोजित है या संसाधनों की बेरोजगारी के पीछे का कारण क्या है, कीमतें क्यों बढ़ती हैं, इस सब चीजों पे हम अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ आ रही होंगी, जो चीजें समझ नहीं आएंगी आप हमसे पूछ लेंगे। आगे देखिए बच्चों, अर्थव्यवस्था, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों। अर्थव्यवस्था देखो बच्चों, अर्थव्यवस्था जैसे कि ये हमारा देश है प्यारा सा भारत, मैं पूरा तो बना नहीं पाऊंगा मानचित्र सेम टू सेम, फिर भी मैं बना देता हूं बच्चों। ये भारत है, मान लीजिए भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे पैसा आता है और जहां से पैसा जाता है, तो ऐसे ही क्षेत्र को बच्चों अर्थव्यवस्था कहते हैं, शॉर्टकट में अगर आपको समझना है तो। अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें जो लोगों के जीवन अर्जित करने के साधन और जीविका प्रदान करते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक समस्या क्या होती है बच्चों, देखिए आर्थिक समस्या को समझाता हूं शॉर्टकट में। मान लीजिए ये बच्चों, ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, आज इसका हैप्पी बर्थडे है और ये अपनी मम्मी के पास गया, मम्मा मम्मा मुझे 5000 रुपीज दे दीजिए, 5000 रुपए दे दीजिए। मम्मी ने बोला भाई करेगा क्या, तो बेटा कहता है मम्मी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करूंगा, मम्मी मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करूंगा, न्यू मोबाइल का बिल भरवाऊंगा, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करूंगा, न्यू क्लॉथ्स खरीदूंगा। इसकी डिमांड क्या असीमित है, बहुत ज्यादा है, मांग इसकी बहुत ज्यादा है। और इसकी मम्मी ने कहा 5000 लेगा, चल थप्पड़ खा, 500 रुपया है। तो जब देखो संसाधन क्या है, बहुत कम है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, पर इसकी डिमांड क्या है, अनलिमिटेड है। इसी को कहते हैं बच्चों आर्थिक समस्या। क्या होती है आर्थिक समस्या, जब मांग बहुत ज्यादा हो जाती है कि संतुष्टि क्षेत्र हेतु वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों के उपयोग के चयन की समस्या होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे देखिए बच्चों, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के मुख्य कारण है। आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के बच्चों 3 इंपॉर्टेंट कारण है। पहला, मानव की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होती है, मांग ज्यादा होती है। दूसरा बच्चों, संसाधन सीमित होते हैं। तीसरा, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग। बच्चों इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका। आर्थिक समस्या के कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ राइस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। तो बच्चों केंद्रीय समस्या जो होती है एक अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार की होती है, जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। थोड़ा शॉर्टकट में समझिए, देखिए दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जो ये ना सोचे कि क्या उत्पादन किया जाए। इसका संबंध वस्तु के उत्पादन से है कि किन वस्तु का उत्पादन करें। नॉर्मली एक देश में, एक अर्थव्यवस्था में 2 तरह की वस्तु होती है, एक होते हैं पूंजीगत वस्तु, मान लीजिए पूंजीगत वस्तु बोल लीजिए, पूंजीगत वस्तु, पूंजीगत वस्तु, और एक होते हैं उपभोक्ता वस्तु। बच्चों पूंजीगत वस्तु वो होती है जैसे हम जिससे पैसा वगैरह कमाते हैं, जैसे हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो बच्चों हमें टैब पे बनाते हैं, लैपटॉप पे बनाते हैं, अपने डिजिटल बोर्ड पे बनाते हैं, हमें डिजिटल पेन की जरूरत होती है, तो इन सब चीजों से हम क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो ये हमारी पूंजीगत वस्तु हो गई। एक होते हैं उपभोक्ता वस्तु, कंजप्शन गुड्स, जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं, ठीक है, उसे कंजप्शन गुड्स कहते हैं। तो ये सब चीजें, तो हम हमारे सामने ये दिक्कत तो रहेगी ना कि हम किन वस्तु का उत्पादन करें, पूंजीगत वस्तु का या उपभोक्ता वस्तु का, तो इसे कहते हैं क्या उत्पादन करें।
अब देखिए, जो हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि क्या उत्पादन करें, तो दूसरी समस्या आती है कैसे उत्पादन करें। इस समस्या का संबंध उत्पादन में प्रयोग होने वाली तकनीक से। तकनीक बच्चों दो तरह की होती है, एक तो होती है श्रम गहन तकनीक जिसमें लेबर द्वारा उत्पादन किया जाता है, और एक होती है पूंजी गहन तकनीक जिसमें पैसा वगैरह लगता है, मशीनों से उत्पादन होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने वस्तु भी सिलेक्ट कर लिया, हमने टेक्नोलॉजी भी सिलेक्ट कर ली। अब आता है किसके लिए उत्पादन करें। अब देखो बच्चों, एक बात बताओ, आय के आधार पर हमारे समाज को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो, अमीर लोग और गरीब लोग। अमीर लोगों की तो इनकम बहुत ज्यादा होती है, वो तो राष्ट्रीय संसाधन का आनंद उठाते हैं, पर गरीब लोगों की इनकम कम होती है, ये तो राष्ट्रीय संसाधन से वंचित रहते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सरकार अमीरों से टैक्स लेती है और गरीबों को क्या देते हैं बच्चों, आर्थिक सहायता। अगर बच्चों, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं इन चीजों पर एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, आप हमें बताइए कि हमें क्या क्या सुधार करना चाहिए अपने वीडियोस में। फर्स्ट देखिए, क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है। प्रत्येक समाज को यह तय करना होता है कि वह किन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेगा और कितनी मात्रा में करे। सेकंड, क्या बुनियादी जरूरतों की वस्तुएं, भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवश्यक आवास का उत्पादन करना है या विलासिता की वस्तु। देखिए, सामने हमारे दो दिक्कत है, या तो जरूरत की वस्तु को पूरा कर लो, बना लो, या विलासिता की वस्तु। विलासिता की वस्तु क्या होती है, लग्जीरियस गुड्स कहते हैं इंग्लिश में, जो हमारे को समाज में एक प्रतिष्ठा दिलाते हैं। ठीक है बच्चों, कृषि के सामान का उत्पादन अधिक, हाँ, या उद्योगों के उत्पादन करना चाहिए, उत्पादों का। शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिक संसाधनों का उपयोग किया जाए या सैनिक सेवाओं का उपयोग किया जाए, ये समस्या रहती है। शिक्षा में बुनियादी शिक्षा को अधिक हो या उच्च शिक्षा अधिक हो, उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन ज्यादा हो या पूंजीगत वस्तु का। तो पहली समस्या जो थी, क्या उत्पादन करें। ठीक है, अब उत्पादन कैसे करें, तो प्रत्येक समाज को यह तय करना होता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में से किस वस्तु के उत्पादन के लिए संसाधन का कितना उपयोग करना चाहिए और उत्पादन कैसे करना चाहिए। उत्पादन की दो तकनीक होती है, एक तो श्रम गहन तकनीक होती है जिसमें लेबर ज्यादा लगती है, एक होती है पूंजी गहन तकनीक जिसे हम कहते हैं बच्चों जिसमें पैसा ज्यादा लगता है, मशीनों द्वारा उत्पादन होता है। प्रत्येक वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में कौन सी उपलब्ध तकनीकों को अपनाना है। ठीक है, इस सेकंड दिक्कत है हमारी। थर्ड समस्या थी, उत्पादन किसके लिए करें। इसे आय के वितरण की समस्या भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था में जितने माल का उत्पादन होता है उतना ही कितना हिस्सा किसे मिलेगा, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के विभिन्न व्यक्तियों में कैसे वितरित किया जाना चाहिए, किसे ज्यादा मिले या किसे कम मिले, अर्थव्यवस्था में क्या सभी के लिए न्यूनतम उपभोग सुनिश्चित हुआ है या नहीं हुआ है, देश में सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है या नहीं है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखिए बच्चों, अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसे कहते हैं पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, या पीपीबी भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं बच्चों। देखो, एक अवसर का चयन करने पर दूसरे सर्वश्रेष्ठ, देखो बच्चों, मान लीजिए ना, मेरे को ना यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे मिल रहे हैं 50,000 रुपए है, और मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा हूं बच्चों, और वहां पे मुझे मिल रहे हैं 1,00,000 रुपीज। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अपने कोचिंग को छोड़ा और यूट्यूब को पकड़ा। मैं ये पकड़ सकता हूं भाई, ऐसा हो सकता है, क्या पता, मेरे को लग रहा हो कि YouTube में आने वाले टाइम में मैं और ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। तो बच्चों, अगर मैंने अपने एक ऑप्शन को छोड़ा और दूसरों को अडॉप्ट किया, तो हम जिसको छोड़ते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी, हमारे पास बच्चों अवसर था। ठीक है, तो दूसरे सर्वश्रेष्ठ अवसर का चयन करना, त्याग, जिसे हम त्याग करते हैं उसे को अवसर लागत कहते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो पेपर में अगर क्वेश्चन अगर आपके आगे 1 नंबर या 2 नंबर में अवसर लागत किसे कहते हैं, तो उम्मीद करता हूं आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं उत्पादन संभावना सीमा बोल लो, पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर बोल लो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री बोल लो, या उत्पादन संभावना वक्र बोलो। देखो, ये क्या होता है, इसमें ना दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाया जाता है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था में अपने दिए हुए संसाधन तथा तकनीकी स्तर पर प्रयोग करके कर सकते हैं। ये मानते हैं कि सभी संसाधन का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग हो रहा है, जैसा कि आकृति में बिंदु के एल एम को दर्शाया गया है, बिंदु एच में उत्पादन क्षमता से बाहर है। अब इसको समझते हैं। देखिए, ये ग्राफ है बच्चों, ओ वाई एक्सिस है
वो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे दो वस्तु है, वस्तु एक्स और वस्तु वाई। इस लाइन पे जो भी बिंदु आएगी, जैसे कि के आ रहा है, एल आ रहा है, एम आ रहा है, तो यहाँ पे संसाधनों का पूर्ण प्रयोग हो रहा है। अगर इस बिंदु के इस लाइन के अगर अंदर आ रहा है कोई पॉइंट, तो यहाँ पे संसाधनों का अल्प प्रयोग। जैसे कि देखिए, अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं रात भर जाग करके मैं यूट्यूब के लिए अपने वीडियो बनाऊं, तो मैं अपनी कैपेबिलिटी को पूरा यूज कर रहा हूं, और यही टाइम में अगर इंस्टाग्राम वगैरह में वेस्ट कर दूंगा तो मेरे को तो कुछ मिलना नहीं है। और मैं वहीं अगर मैं यूट्यूब पे काम करता हूं तो बच्चों मेरे साथ कितने सारे बच्चे जुड़ते हैं नए नए, ठीक है, और उन लोगों का सपोर्ट होता है हमारे साथ, तो जिससे हमारी पूरी टीम जो है, जैसे हमारी टीम में मैं आपको तो पढ़ाते हुए मैं अकेला दिखता हूं, पर हमारी जो टेक्निकल टीम है पूरा सपोर्टिव है ना, तो उन लोगों के सपोर्ट के बिना, उन लोगों की मेहनत हार्डवर्क के बिना तो मैं इतना ज्यादा नहीं चल सकता ना। मिलवाऊंगा 1K सब्सक्राइबर का जो आप लोगों को मैंने टारगेट दे रखा है बच्चों, 1K सब्सक्राइबर हमारा कंप्लीट करवाइए, अपने टेक्निकल टीम से भी मिलवाऊंगा मैं अपने, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये एच पॉइंट जो है ये आपकी इस लकीर के दाईं साइड में, तो यहां पे क्या, अप्राप्य स्थिति। अप्राप्य स्थिति मतलब जिसे हम प्राप्ति नहीं कर सकते। अरे भाई, आप ऐसा कर सकते हो क्या, आपके पास 5 गिलास चावल बनाने के लिए है, चावल, कच्चे चावल, आप क्या उन 5 गिलासों से आप क्या 1000 गिलास चावल बना सकते हो? नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस बाउंड्री के आगे कोई भी ऐसी संयोग होता है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, जिसे हम बोल सकते हैं संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग। पीपीएफ के नीचे कोई भी बिंदु, जैसे कि बिंदु जी था अंदर की तरफ, संसाधनों के अल्प प्रयोग को दिखाता है, मतलब कम यूटिलाइज कर रहे हैं हम अपने संसाधनों का। संसाधनों का मितव्यय प्रयोग से अभिप्राय संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ व कुशलतम प्रयोग से है, जैसा कि बिंदु के एल एम दर्शाया गया है। उत्पादन संभावना वक्र की मुख्य विशेषता। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र की मुख्य विशेषता क्या है? नीचे की ओर ढलाव होता है इसका, ठीक है, और बाईं तरफ से ये दाईं तरफ की ओर झुका होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बच्चों, साधन सीमित होने के कारण यदि हम एक वस्तु का अधिक यूज करें, देखो क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, अगर हमें एक का ज्यादा यूज करेंगे तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बच्चों, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नतोदर का मतलब देखिए, ये पेट इसका बाहर की तरफ निकला है ना, मूल बिंदु से, पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ से। इसका कारण बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत एमओसी बढ़ रही है, अर्थात एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु की इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, और ये दर क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि कोई भी संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से सक्षम नहीं होता है। अतः जब हम कम क्षमता वाले साधनों का प्रयोग किया जाता है तो लागत बढ़ती है, जिसमें एमओसी बढ़ती है। एमओसी का मतलब होता है बच्चों मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, ठीक है। आगे देखिए, उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकाव। बच्चों देखो, ये हमारा पहले वाला उत्पादन संभावना वक्र है, ये दाईं ओर खिसक गया। दाईं ओर खिसकने का मतलब होता है संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग, हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाईं ओर खिसकाव का मतलब होता है हम संसाधनों का अल्प प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तकनीकों का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ एक्स अक्ष दाईं पीपीएफ और शिफ्ट हो जाना, जबकि ओ वाई अक्ष पर कोई बदलाव नहीं आना। गुड्स बी के, देखो इसको मैं समझा देता हूं बच्चों। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है, दो ग्राफ समझिए, एक ये रहा हमारा ग्राफ, एक ये रहा ग्राफ। अब इसमें क्या है, ये वाला वक्र आपका दाईं, तो ये गुड्स वाई हो गया, हमारा एक्स हो गया, तो एक्स का उत्पादन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें वाई है, ये वाई वन है, तो वाई का उत्पादन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और ये अंदर की तरफ आ जाए तो एक्स का उत्पादन घट रहा है, ये नीचे की तरफ आ जाए वाई का उत्पादन घट रहा है। इसे कहते हैं हम सरकाव, ठीक है बच्चों। तो इन चीजों को देख लीजिएगा आप लोग, इन्हें पढ़िए। अगर कोई भी डाउट लगता है आप तो प्लीज कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स तो है ना, आपके चार्ज थोड़ी लग रहे कमेंट करने के, कमेंट कीजिए, मैं बताता हूं आपको। अब देखिए, इंपॉर्टेंट तो ये 3 मार्क्स के लिए, दाईं ओर खिसकाव के कारण क्या है, बाईं ओर खिसकाव के कारण क्या है। दाईं ओर खिसकाव क्यों होता है? देखो, दाईं तरफ खिसकाव क्यों होगा? उत्पादन बढ़ेगा क्यों? संसाधनों का वृद्धि करने पर, तकनीकों का विकास करने पे, कौशल भारत अभियान चला के, सर्व शिक्षा अभियान, स्वास्थ्य, मतलब जिन चीजों से हमारा उत्पादन बढ़ता है। और बाईं ओर खिसकाव का मतलब होता है बच्चों कि उत्पादन का घटना, बाईं ओर खिसकाव, संसाधनों में कमी, तकनीक की अवनति, प्राकृतिक आपदा, सुनामी वगैरह का आना, सामाजिक कुरीतियां, प्रवास, युद्ध, आतंकवाद इत्यादि। अच्छा, पीपीसी में कोई परिवर्तन नहीं होता, कब? जब संसाधनों में स्थानांतरण शून्य होता है, बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम चला करके, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ आ रही होंगी। और ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए,
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, पेपर में आता है बच्चों। सीमांत विस्थापन दर एक वस्तु की त्यागी जाने वाली इकाई तथा अन्य वस्तु की बढ़ाई गई एक अतिरिक्त इकाई का अनुपात। एमआरटी क्या होता है? डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। ये त्रिभुज बना हुआ है, इसे डेल्टा बोलते हैं बच्चों। सीमांत विस्थापन दर सीमांत अवसर लागत भी कहते हैं इसे, क्योंकि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु की इकाइयों को हमें त्याग करना पड़ता है। इसी अतिरिक्त इकाई को ही हम कहते हैं अतिरिक्त लागत। पीपीसी का ढलान जो होता है वो एमओसी पर निर्भर करता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। ठीक है बच्चों, ये समझ आ रही होगी चीजें। एमओसी और एमआरटी स्थिर होता है तो पीपीसी सीधी रेखा बनती है, नीचे की और ढलान वाली बनती है। यहाँ पे देखिए कुछ पीपीसी बने हुए हैं। एमओसी एमआरटी कम हो रही है, पीपीएफ मूल बिंदु की ओर उन्नत दर है। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों यह सकारात्मक वास्तविक अर्थशास्त्र की विशेषता है। ठीक है बच्चों, ये और ये है हमारा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। ये आप लोग पढ़ लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। और ये जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिख रहे हैं बच्चों, इन एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो को मैं बाद में अलग अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन ही बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो 10 ही एमसीक्यू हो गए, उसके बाद भी एक मार्क्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, परीक्षा उपयोगी क्वेश्चंस भी है, इन सब क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बच्चों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे छोटे से चैनल को बढ़ाने में हम अभी हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का। प्लीज दोस्तों, इसे करवाने में आप अपने फ्रेंड्स और स्कूल ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।